क्या आप जानते हैं, इंडिया में 10 में से हर 9 हाउस होल्ड्स में कोई ना कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट डेली यूज करता है। और हाँ, ये एक इंडियन कंपनी नहीं है। वेलकम टू फैंटास्टिक। मैं हूँ आश्रय अग्रवाल और आज हम एचयूएल के बारे में कुछ अलग जानेंगे जो शायद आपके लिए भी नया होगा। इसके साथ ही देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल, प्रेजेंस, प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और भी बहुत कुछ। बने रहिए वीडियो में एंड तक क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एचयूएल बहुत ही जानी मानी कंपनी है और इनके बारे में इनके पास से शुरू करते हैं। 1888 की समर में कुछ विजिटर्स कलकत्ता हार्बर में सोप बार्स से भरे क्रेट्स को नोटिस करते हैं जिस पे मेड इन इंग्लैंड बाय लीवर ब्रदर्स लिखा हुआ था। उसके साथ ही एक नए दौर की शुरुआत हुई जिसे आज हम ब्रांडेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फिर एफएमसीजी के नाम से जानते हैं। इसके तुरंत बाद 1895 में यूनिलीवर ने कुछ एक फेमस ब्रांड्स लॉन्च किए जैसे पियर्स सोप, लक्स, विम बार। वनस्पति ऑयल भी 1918 में मार्केट में आया और 1937 में एक फेमस ब्रांड डालडा का जन्म हुआ। 1931 में यूनिलीवर ने अपनी पहली इंडियन सब्सिडरी बनाई जिसका नाम हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रखा। उसके बाद 1933 में आया लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड और 1935 में यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड। इन तीन कंपनी ने मिलकर 1956 में हिंदुस्तान यूनिलीवर की नींव रखी और इंडिया की पहली फॉरेन सब्सिडरी बनी जिन्होंने अपना 10% इक्विटी पब्लिक को ऑफर किया। आज एचयूएल इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है और हर दिन 10 में से 9 हाउस होल्ड्स किसी ना किसी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। एचयूएल के पास 44 मेजर ब्रांड्स हैं और उन सभी ब्रांड्स के सब ब्रांड्स भी हैं जो कि 14 अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हैं जैसे फैब्रिक सॉल्यूशंस, होम एंड हाइजीन, लाइफ एसेंशियल्स, स्किन क्लींजिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, ओरल केयर, डिओड्रेंट्स, टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट्स, फूड्स एंड हेल्थ फूड ड्रिंक्स। यूनिलीवर जो एक ब्रिटिश कंपनी है वो वर्ल्ड की हर एक कंट्री को, टू बी प्रिसाइज 190 कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और यूनिलीवर की एनुअल सेल्स 51 बिलियन यूरो से ज़्यादा है। फोर्ब्स ने एचयूएल को इंडिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी में फर्स्ट रैंक किया है और ग्लोबली 8th रैंक किया है। एचयूएल ने हम सबको बहुत सारे आइकॉनिक ब्रांड्स दिए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन पे। उससे पहले इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में 4,500 से ज़्यादा हैं। लगभग 80 लाख दुकानों पे इनके सामान बिकते हैं। 1150 से ज़्यादा सप्लायर्स हैं और ये एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस कंपनी भी रही है एफएमसीजी इंडस्ट्री में। मैं चाहता हूँ आप इन ब्रांड्स को एक बार देखें और सोचें आप डेली इसमें से कौन से ब्रांड्स यूज़ करते हैं। एचयूएल के प्रोडक्ट्स मेजरली 3 वर्टिकल्स को कैटर करते हैं। फर्स्ट होम केयर, सेकंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, थर्ड फूड एंड रिफ्रेशमेंट। कोविड के पहले लाइफ बॉय को कोई देखता तक नहीं था, लेकिन कोविड में हर डिपार्टमेंटल स्टोर से लाइफ बॉय के हैंड वॉश धड़ाधड़ बिके और सप्लाई कम पड़ गई। कंपनी के बहुत सारे आइकॉनिक ब्रांड्स हैं जो अपने आप में उस सेगमेंट के सिनोनिम बन गए। जैसे आप दुकान में जाके ये नहीं बोलते कि वॉशिंग पाउडर कौन से हैं, आप बोलते हैं एक सर्फ का पैकेट देना, एक रिन बार देना, एक विम बार देना। कोविड के दौरान हर वो प्रोडक्ट जो हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड था वो बहुत ज़ोरों शोरों से बिका और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स थे उनकी सेल कम हुई क्योंकि सब घर पे ही थे। एचयूएल ने अपने कॉस्मेटिक्स और हाइजीन के प्रोडक्ट्स के लिए ऑल नेचुरल वर्जन्स भी निकाले हैं कोविड के टाइम पे। कंपनी ने कोविड के एकदम स्टार्टिंग में ही लाइफ बॉय के 15 न्यू वेरिएंट्स निकाले और उसके बाद फीमेल इंटीमेट हाइजीन के ब्रांड वी वॉश को भी एक्वायर किया। सर्फ एक्सेल, विम और डोमैक्स के भी कई एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरस वेरिएशन निकाले। कंपनी के टी बिजनेस में भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देखे गए और ब्रांड्स जैसे ताज़ा, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल और ताजमहल ने अच्छी ग्रोथ दिखाई। लास्ट ईयर इन्होंने एक बहुत बड़ा मर्जर किया है जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर के साथ। ये पूरा जीएसके नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर हेल्थ केयर के साथ, जिससे इन्हें हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे फेमस ब्रांड्स भी मिल गए। कंज्यूमर की चेंजिंग डिमांड के हिसाब से एचयूएल हर कुछ एक टाइम में हर क्वार्टर में किसी ना किसी प्रोडक्ट के नए वर्जन्स बनाती रहती है।
जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है सब कुछ हर्बल नेचुरल वाले, तो कंपनी भी अपने लगभग सभी प्रोडक्ट्स में एक हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स के वेरिएंट भी लाती रहती है। चलिए अब कंपनी के ऑपरेशनल हाइलाइट्स को देखते हैं। कंपनी ने इस साल 45,311 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया, और जो कि पिछले साल से 18% ज़्यादा था। नेट प्रॉफिट भी 18% से ज़्यादा बढ़ा। डिविडेंड इस साल कंपनी ने अच्छा खासा दिया और 40 रुपए का डिविडेंड से ज़्यादा दिया। कैश फ्रॉम ऑपरेशन से भी इनको 11,000 करोड़ से ज़्यादा का कैश इनने जनरेट किया। ईपीएस भी लगभग 34 रुपए के आसपास था। जैसा कि मैंने बताया, इनके 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिस पे ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं: होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एंड फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट। इनमें से जो इनके सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। होम केयर में सर्फ एक्सेल, व्हील, रिन, विम और सनलाइट सबसे ज़्यादा बिकता है, और उसमें से इनको लगभग 14,000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ इस सेगमेंट से आया। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर्स में सबसे ज़्यादा लाइफ बॉय, ग्लो एंड लवली जो पहले फेयर एंड लवली हुआ करता था, डव, पॉन्ड्स, क्लिनिक प्लस, लैक्मे, लक्स और क्लोजअप ने रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट किया, जो कि लगभग 18,000 करोड़ है टोटल रेवेन्यू का। फूड एंड रिफ्रेशमेंट में भी ब्रुक बॉन्ड, हॉर्लिक्स, ब्रू, बूस्ट, किसान, नॉर और क्वालिटी वॉल्स ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, और 13,204 करोड़ रुपए टोटल रेवेन्यूज में से जनरेट किए। चलिए अब इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर रिटेल सेक्टर में काम करती है, और 2020 में रिटेल मार्केट इंडिया में 1.1 ट्रिलियन डॉलर का था, और एक्सपेक्टेड है ये मार्केट 20 से 25% के सीएजीआर से ग्रो करेगा। एफएमसीजी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है, जिसमें हाउस होल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। 2020 में एफएमसीजी मार्केट 110 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, और प्रिडिक्टेड है 2025 तक ये 220 बिलियन डॉलर को टच करेगा, जो कि 15% की एनुअल सीएजीआर ग्रोथ होती है। एफएमसीजी इंडस्ट्री के 3 मेजर ग्रोथ फैक्टर्स हैं। जैसे पहला, रॉबस्ट डिमांड। इंडियन प्रोसेस्ड फूड मार्केट 2019-20 में 263 बिलियन डॉलर का था, जो प्रेडिक्टेड है 2025 तक 470 बिलियन डॉलर को सरपास कर जाएगा। रूरल इंडिया में बहुत तेज़ी से क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, जो ई कॉमर्स की वजह से और भी तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर है अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़। रूरल इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम भी काफ़ी इंक्रीज हुई है, और अब लोग खर्चा करने में इतना सोचते नहीं हैं। ई कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन एफएमसीजी की सेल्स में 11% के आसपास है, और ये बहुत ज़्यादा और भी बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट पॉलिसीज तीसरा फैक्टर है। अभी 100% एफडीआई अलाउड है सिंगल ब्रांड रिटेल में, और 51% एफडीआई अलाउड है मल्टी ब्रांड रिटेल में। ये तीनों फैक्टर ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा, और एचयूएल क्योंकि सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है इंडिया की, तो इसकी ग्रोथ भी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेक्टर कंपोजिशन है, वहाँ पे अर्बन का शेयर लगभग 55% का है, और रूरल का शेयर 45% का है। तो रूरल का ग्रोथ से भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, अर्बन तो बढ़ना ही है। चलिए अब कंपनी का सेक्टोरल रेवेन्यू देखते हैं। तो होम केयर से कंपनी ने 30% रेवेन्यू कमाया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 39% रेवेन्यू, फूड एंड रिफ्रेशमेंट से 29% रेवेन्यू कमाया। तो लगभग लगभग ये काफ़ी अच्छे इक्विलिब्रियम में है। कोई ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और दूसरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्स किस किस सेगमेंट में कितनी कितनी हुई। तो सबसे ज़्यादा सेल वाला जो सेगमेंट है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। तो पिछले साल से आप अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा ही ये बढ़ा है। सेम वे होम केयर भी थोड़ा सा ही पिछले साल से बढ़ा है, लेकिन फूड एंड रिफ्रेशमेंट पिछले साल से बहुत ज़्यादा लगभग डबल ही हुआ है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ब्रांड को इन्होंने एक्वायर किया है, उसका कंज्यूमर प्रोडक्ट जो एक्वायर किया है, उससे बूस्ट और हॉर्लिक्स जैसे ब्रांड की इनको एक्विजिशन मिल गया है, और उनकी सेल्स भी इसमें कंट्रीब्यूट हो गई है। चलिए अब कंपनी का फाइनेंशियल का एक ओवरव्यू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आप देखोगे तो सेल्स 18% से बढ़ी है, बाकी सब चीज़ें लगभग लगभग पिछले साल के बराबर ही हैं। तो यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये जो प्लांट्स, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स और इनटेंजिबल एसेट्स है, ये पिछले साल से 10 गुना बढ़ा है। और सेम वे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो नेट एसेट्स है करंट और नॉन करंट, ये भी पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ा है।
इसको ये क्यों बढ़ा है ये हम 1 मिनट बाद इसको डिटेल में देखेंगे। रेशियोज़ की बात अगर करें तो इनके सारे रेशियोज़ एक हेल्दी नंबर पे हैं। EBITDA ग्रोथ भी 25% है जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। पैट भी 17% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। नेटवर्थ वगैरह भी 17% से ग्रो कर रही है तो भी बहुत अच्छा है। एक फन फैक्ट है, कंपनी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है। 2021 में एडवर्टाइजमेंट पे खर्च 5,000 करोड़ रुपए था। चलिए अब कंपनी के रेशियोज़ पे एक नज़र डालते हैं। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो हम देख ही चुके हैं 17% है। ROCE भी लगभग 23% के आसपास है जो कि बहुत अच्छा है। डेबिटर्स टर्नओवर देखेंगे तो ये भी 30 के आसपास है जो कि बहुत ही एक हेल्दी नंबर है। ये दिखाता है कि कितने बार कंपनी ने अपने डेबिटर्स से पैसा वसूल किया है। इन्वेंट्री टर्नओवर भी 14 के आसपास है जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। इसका मतलब कंपनी ने कितने बार अपने प्रोडक्ट्स अपनी इन्वेंट्री को रिफ्रेश किया एक साल में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप देखोगे तो ये 95.5 है। मतलब जितना इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है उससे 95 टाइम्स इनके पास कैश अवेलेबल है जो कि बहुत ही अच्छा है। करंट रेशियो देखोगे तो वो भी ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो में इन्होंने अपना काफ़ी लोन रीपे किया है तो अभी सिर्फ 0.4 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत हेल्दी है और कंसिस्टेंट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हेल्दी है और कंसिस्टेंट है। CAGR ग्रोथ अगर आप देखोगे इनकी सेल्स और नेट प्रॉफिट में तो 15 से 23% एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है और इन्होंने ये मेंटेन भी लगभग करके रखी हुई है। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो सेक्टर का पीई चल रहा है वो 63 है जबकि कंपनी का पीई लगभग 72 के आसपास चल रहा है जो कि थोड़ा सा हाई पीई दर्शाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो इस साल इनका बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने इंटेंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। वो हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। ईवी बाय EBITDA भी इनका थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है तो ये थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे कंपनी अभी ज़रूर है। प्राइस टू सेल्स भी अच्छा है 12.42 इज़ अ हेल्दी नंबर। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी के एसेट्स इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए। तो यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो जो गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट्स हैं ये अकेले लगभग 45,000 करोड़ के आए हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन किए थे जैसे वी वॉश और जो GSK का हॉर्लिक्स और बूस्ट वाला एक्विजिशन था। उसके लिए इन्होंने कुछ एक एक्स्ट्रा न्यू फ्रेश इशू किया था शेयर्स का और वो अदर इक्विटी में भी रिफ्लेक्ट हुआ। इसकी वजह से टोटल इक्विटी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गई। बैलेंस शीट की अगर लायबिलिटीज़ वाला पार्ट देखें तो जैसा मैंने बताया था इंटेंजिबल एसेट्स भी 45,000 करोड़ से बढ़े और टोटल अदर इक्विटी भी 47,000 करोड़ से बढ़ी। तो उसका रीज़न न्यू शेयर जो इन्होंने GSK को परचेज करने के लिए इशू किए थे उसकी वजह से ये अमाउंट बढ़ गया। कैश फ्लोज पे अगर नज़र डालें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इनको अच्छा खासा कैश फ्लो मिल रहा है। इस साल लगभग 9,000 करोड़ का कैश फ्लो इनके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आया और ये बहुत पॉजिटिव नंबर होना बहुत ज़रूरी है और इतना बड़ा नंबर होना इस कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई खास फर्क इस साल नहीं आया लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मनी का आउटफ्लो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। ये इस वजह से हुआ क्योंकि कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड और नॉर्मल जो इंटरिम डिविडेंड था वो भी इस साल ज़्यादा दिया पिछले सालों के कंपैरिजन में। HUL का अगर मार्केट ट्रेंड देखें तो 1999 से जब से NSE में कंपनी लिस्ट हुई है तो 2011 तक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा लेकिन जो उसके बाद रैली स्टार्ट हुई ये बढ़ती ही गई और अभी जाके कोविड के टाइम पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रेड कैंडल्स आपको नज़र आती हैं। कंपनी ने 1990 से 2022 तक अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 15 गुना बनाया है। HUL का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का स्टेक 61.9% है जिसमें से 47.43% यूनिलीवर के पास है जो कि इसकी पेरेंट कंपनी और एक ब्रिटिश कंपनी है। बाकी के प्रमोटर्स में ब्रुक बॉन्ड ग्रुप्स और यूनिलीवर की ही सब्सिडरी कंपनीज हैं। 14.71% FII होल्ड करते हैं और 10.87% DII होल्ड करते हैं। 12.54 ही सिर्फ पब्लिक के पास है। दिसंबर क्वार्टर में बहुत सारे FIIs ने एग्जिट किया है इस कंपनी को और पैसा विड्रॉ किया है। सेम वे DII ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है लेकिन नंबर ऑफ DII कम हो गए हैं। चलिए अब कंपनी के पीयर्स पे एक नज़र डालते हैं। वैसे तो इनका कोई एक्चुअल पीयर नहीं है। जो क्लोजेस्ट पीयर अगर हम बोलें तो वो डाबर आता है। ITC इनका डायरेक्ट पीयर नहीं होता है क्योंकि ITC का 65 से 75% रेवेन्यू सिर्फ सिगरेट बिजनेस से आता है जिसमें HUL डील नहीं करती। तो अगर हम मार्केट कैप से कंपेयर करें तो कोई भी कंपनी इसकी पीयर डायरेक्टली नहीं है और ना ही सेल्स के नंबर के साथ है।
बट अगर हम कंपेयर करें वैसे तो HUL ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, PNG भी डेट फ्री है, लेकिन फिर भी इनका सेल्स और प्रॉफिट HUL से बहुत कम है। 1 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक मार्केट में HUL ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है, जबकि वहीं आप देखोगे तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने काफ़ी डिसेंट परफॉर्म किया है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर आप देखो तो एवरेज रिटर्न ऑफ इक्विटी है HUL की, लेकिन PNG की बहुत ज़्यादा है। PE भी HUL का अभी फिलहाल 75 के आसपास चल रहा है, जो कि सेक्टरल PE से ज़्यादा है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। HUL FMCG में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और हर हाउस होल्ड में इनका बहुत डीप पेनिट्रेशन है। कंपनी AAA रेटेड है, जो कि हाईएस्ट सेफ्टी बताती है। पास्ट परफॉर्मेंस में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 15 गुना बढ़ाया है और इनका बिजनेस भी कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है। क्योंकि कंपनी का साइज बहुत बड़ा है तो ग्रोथ भी स्लो एंड स्टेडी आती है। अगर थोड़े कंसर्न्स के साइड देखें तो कंपनी हेल्थ और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में डील करती है और इसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस बहुत जल्दी चेंज होती है, और इसके साथ ही ये सेगमेंट में बहुत सेफ्टी अप्रूवल्स लगते हैं जो फ्रिक्वेंटली अपडेट करने पड़ते हैं। और कंपनी के काफ़ी सारे राइवल्स भी हैं, ऑल्दो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहे हैं। एक और कंसर्न है प्लास्टिक्स का। कंपनी अपने हर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग में काफ़ी प्लास्टिक यूज़ करती है, जो कि बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। आज नहीं तो कल इन्हें सभी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग चेंज करनी पड़ेगी, जो कि कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ और पास्ट को देख के मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। किसी और कंपनी का एनालिसिस भी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।